ज़िंदगी में कुछ वाक़यात और सानियात ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बर वक्त तो कभी कभी समझ नहीं आते, लेकिन जब वक्त गुज़र जाता है ना तो समझ आता है उन अल्फाज़ों का मतलब, उन वाक़यात की अहमियत, उन सानियात का अंदाज़ा उस वक्त होता है। तो ऐसे ही एक वाक़या जो है वो 6 तारीख को हुआ। मैं ऑफ़िस से मुझे अच्छी तरह से वक्त याद है, वो 12:20 का वो वक्त था जब मैं वापस आया। और हर बार की तरह मेरे वालिद साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। वो बस बहाना करते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे तेरे लिए जागना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है दरअसल कि वो जाग ही मेरे लिए होते ताकि वो आ जाएँ तो उनको सुकून हो जाए कि यार औलाद आ गई, बच्चा आ गया, बेटा आ गया, उसके बाद सोया जाए। तो 6 नवंबर का भी वक्त वही था। मैं 12:20 को अपने ऑफ़िस से वापस आ रहा था, घर में आया तो पता नहीं, मैं कपड़े बदल के बस अभी सोने की तैयारी में ही था तो अब्बू आए। अब्बू ने कहा कि भाई तुम आ जाते हो, ये नहीं बंदा बैठ के बात कर ले, जब आता है जब आके सो जाता है। तो मैंने कहा भाई आप बात कर लो, मैं तो कभी भी नहीं बोलता आपको कि भाई आप आके बात नहीं करो, आप ही सोए हुए होते हो, आप ही को नींद आ रही होती है, तो फिर क्या करें, फिर सुबह भी टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा चलें कल हफ्ता है, कल सैटरडे है तो कल तो आप होंगे ही ना, तो इतवार वाले दिन वैसे भी मेरा ऑफ़ होता है, ऑफ़िस मुझे लेट जाना होता है, तो हफ्ता है फिर इतवार है तो बात कर लेंगे। ये बात हुई, हम सोए। सुबह उठे तो सुबह अब्बू बस वैसे ही जैसे जाते हैं हंसते खेलते गए, वो फ्रेश। और रात हुई, रात को अब्बू चूँकि कि ऑफ़िस की टाइमिंग ऐसी थी तो वो जल्दी आ जाते थे, मैं थोड़ा लेट आया। तो जब मैं आया वापस तो अब्बू नीचे कहीं उतर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप तो कह रहे थे बात करनी है आपने, तो अब नहीं करनी है, अब कहीं जा रहे हैं आप? तो कह रहे हैं मैं आता हूँ तो फिर करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो किसी शायद दोस्त से मिलने उतरे थे कहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वो ऊपर आ रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया किसी न किसी तरह कि मुझसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। हमने कहा हाँ ठीक है, वो उनको प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, हार्ट पेशेंट हैं तो जाहिर सी बात है सांस का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। और रिसेंटली उनके साथ उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गए थे तो गाड़ी चल पड़ी थी। तो हमने कहा हाँ ठीक है, वो नहीं प्रॉब्लम होता है, उनको इशू होता है। तो मैं नीचे चला गया, मैंने कहा ठीक है। अब वो बाम वाम लगा के वो ठीक हो जाते थे तो हमने कहा भाई बाम वाम दे दो। तो वो बैठ गए कुर्सी पे और हम जो है वो बाम वाम लगा दिया। हमने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद जो है मामला सही हो जाएगा। इत्तेफाक ये था कि मामला उस वक्त सही हुआ नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, होता है कभी कभी टाइम, ऐसी बात है। तो लेकिन काफ़ी देर हो गई, वो 1-1.5 घंटा कब 2-2.5 घंटे में तब्दील हो गया, समझ से बाहर हो गया। खैर नहीं समझ में आ रहा था कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो हमने कोशिश ये की कि बिल्डिंग के चौकीदार से सीट मंगवाई और सीट मंगवा के जो है वो अब्बा को हम ऊपर ले गए कि चलो किसी तरह घर पे तो आए ना वो। तो जब अब्बा को ऊपर ले गए तो अब्बा की तबीयत जो है वो वाकई वो घर आके भी सही नहीं हो रही थी। तो हमारे घर में नेबुलाइज़र था, क्योंकि अब्बा को था हमेशा से मसला, तो हम नेबुलाइज़र रखते थे साथ। हमने नेबुलाइज़र लगवाया, दवाई वगैरह जो भी उसमें यूटिलाइज़ होती है वो की। जब नेबुलाइज़र की दवाई ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा मुझे दूसरा नेबुलाइज़र चाहिए, जबकि दवाई का फ़ौरन असर नेबुलाइज़र का वो होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, जबकि मुझे लग रहा था कि तबीयत बेहतर हो नहीं रही। वो सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए और शायद हमें तकलीफ़ ना हो उसके लिए ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा अम्मी को कि मैंने कहा तबीयत ठीक हो नहीं रही तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने एम्बुलेंस का वेट किया काफ़ी देर तक, एम्बुलेंस आई नहीं। फिर बिलाखिर एक एम्बुलेंस आई, हमने नीचे जिस कुर्सी से हम उनको लेके आए थे उसी कुर्सी की मदद से हम नीचे लेके गए। स्ट्रेचर पे जो है वो लिटा दिया उनको हमने कि आप अंदर बैठ जाएं। तो कुछ देर में वो बार बार खड़े हो रहे थे कि मुझे हवा नहीं आ रही, मुझे हवा नहीं। मैंने कहा जाहिर सी बात है हवा इसलिए नहीं आ रही क्योंकि गाड़ी नहीं चल रही।
तो गाड़ी चलेगी तो हवा आ जाएगी आपको। हम लोग सही थे, हम लोग सेट थे कि सारी चीज़ें हैं, हवा नहीं आ रही, सांस नहीं आ रहा। हमने कोशिश ये भी की कि नेबुलाइज़र का जो मास्क है वो वहाँ से हम किसी तरह करके ले आए, क्योंकि जो एम्बुलेंस वाला था वो कह रहा था मैं ऑक्सीजन करवा देता हूँ, आप किसी तरह मास्क ले आओ। खैर वो दूसरी दफ़ा उठे, वो सेम चीज़ उन्होंने बोली कि मैंने कहा आप बैठ लेट जाओ, आ जाएगी हवा, आ जाएगी आपको। तीसरी दफ़ा जब वो उठे तो वो ये बताने के लिए नहीं उठे कि मुझे हवा आ रही है या नहीं आ रही, वो तीसरी दफ़ा सिर्फ शायद मुझे शक्ल दिखाने के लिए उठे थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने आखिरी सांस ले ली। तो जितना फासला एक गाड़ी वाले को बैक पीछे के दरवाजे से अपनी ड्राइविंग सीट पे आने में लगता है, उतनी देर में वो अपनी जान दे चुके थे उस वक्त वहाँ पर। और मैं समझ चुका था कि हो गया जो होना था, क्योंकि सांस उन्होंने आखिरी ले ली थी, झाग मेरे सामने निकल चुका था। तो अब चूँकि अम्मी भी डर गई थी, अम्मी को भी परेशानी हो गई थी, तो सिर्फ अम्मी की उसके लिए हम हॉस्पिटल उनको लेके गए, जबकि मुझे पता था कि मामला जो है वो ख़राब हो चुका है। तो एम्बुलेंस जो है, वो गाड़ी जो है वो बड़ी तो सही, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था वो गाड़ी कहीं बढ़ रही है, वो ऐसे लग रहा था वो एक जगह रुक गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चलाने वाला था हमें वो चला गया था, जो कि मुझे पता था, अब तक घर वालों का अंदाज़ा नहीं था। तो गाड़ी वो लग ही नहीं रहा था कि कहीं बढ़ रही है। खैर बहरहाल हम हॉस्पिटल पहुँचे और स्ट्रेचर से बाहर निकाला, इमरजेंसी में लेके गए। इमरजेंसी में जब लेके गए तो जाहिर सी बात है ईसीजी होता है, ईसीजी में तकलीफ़ होती है। सिर्फ वालदा की सेटिस्फेक्शन के लिए कि वालदा को पता चल जाए कि क्या होने वाला है आगे, क्या रिपोर्ट आने वाली है, हमने ईसीजी करवाया। और ईसीजी करवाने के बाद वो डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं मुझे। वो डॉक्टर ने जो है ना, वो ज़िंदगी में पहली बार मुझे शायद एहसास हुआ कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि जब वालिद थे तो वालिद में तो जब वालिद होते हैं ना तो वालिद के टाइम पे तो आप कोई भी बड़ा नहीं होता। जितना बच्चा बड़ा हो जाए वो वालिद के लिए बच्चा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वालिद बढ़ने ही नहीं देता उसको। तो जब ये हुआ तो मेरी जो वालदा थी वो वेट कर रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जो डॉक्टर था उसने सिर्फ हाँ भी नहीं बोला, ना बोला, उसने सिर्फ पलकें हल्की झपकाई। और उस पलकें हल्की झपकाने में मुझे ये समझ आ गया कि छत देने वाला चला गया, जबकि मुझे पहले से ही पता था। लेकिन उसकी पलकें झपकाने में पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो मुझे ऐसे लगा कि मुझे समझ नहीं आया कि उस वक्त मैं कैसे संभालूं अपने आप को। अब चूँकि मैं लड़का था तो जाहिर सी बात है अपना रोना धोना वो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई थी और मुझे ये पता था कि ये होना है। वहाँ मेरी वालदा जो है वो अलग ट्रॉमा में चली गई थी, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है फेस करना था लोगों को। तो मैं बिल्कुल क्लूलेस हो गया था, रॉलेस हो गया था। मुझे नहीं समझ में आया कि उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरा जहन काम करना बंद कर दिया। मैं ऐसा लग रहा था जैसे जान चली गई हो मेरे अंदर से, वो फील ही नहीं हुआ मुझे। मैं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं हॉस्पिटल में खड़ा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, अब दिख ही नहीं रहा कुछ। तो जब वो चीज़ हुई, जब मैं अपने बाप को मॉर्ग में रख के आया और जब मैं एम्बुलेंस में ही दोबारा वापस घर आ रहा था, तो मुझे वो 6 नवंबर याद आया। मुझे वो 6 नवंबर याद आया कि यार वो मेरे बाप ने ऐसे ही नहीं जुमला कह दिया था मुझे, जिसको मैं बहुत रैंडमली ले गया कि हाँ ना हफ्ते को बैठ जाएंगे। मुझे क्या पता था वो हफ्ता आना ही नहीं है, या वो हफ्ता ऐसे आना है कि हफ्ता इतवार गया वो। तो हमें कभी कभी नहीं पता होता कि लाइफ में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए तो वो चीज़ें काश में रह गई कि मैं बैठ जाता, बात कर लेता। बाप जो होता है ना, बाप वो दुनिया में आने के बाद आपको देखता है, इसलिए वो ज़्यादा करने को भी तैयार होता है। वो दुनिया जहाँ की दौलत लुटाने को तैयार होता है। बॉसेस से वो गालियाँ वो खाता है, घर के झगड़ों में वो देखता है। इवन के घर की तंगी चल रही हो, अपनी खुद की तंगी चल रही हो,
वो ये बोलता है नहीं यार मेरे बच्चों ने ये चीज़ मांगी है, मैं इनको दूंगा, कैसे भी करके किसी तरह भी करके उधार लेके वो दूंगा। अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी वो आपको आगे करता है कि यार नहीं तुम पढ़ लो, हमने तो नहीं पढ़ा, तुम पढ़ लो, शायद तुम निकल जाओ। अब मेरे पास काश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, काश में ये कर लेता, काश में वो बैठ कर लेता, काश में वो कर लेता, काश में उस 6 नवंबर को बैठ जाता रात को 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा, तो शायद मैं ये रिग्रेट लेके नहीं जाता कि, या ये रिग्रेट लेके नहीं बैठा होता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मेरे वालिद ऐसे चले गए और हमारे पास टाइम नहीं था। तो मेरा तो सिंपल ये है कि जिसके पास जितना अभी वक्त है, या अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं या आपका बाप ज़िंदा है ना, तो कुछ नहीं करो, जाओ उसके पास, उसको बोलो कि भाई जितना किया जैसे किया, जो किया आपने, जितना दे सके जितना नहीं दे सके, सब चीज़ों का थैंक यू, सब चीज़ों का शुक्रिया। क्योंकि वो तो बात अलग ही है कि आप उसका जो है ना वो एहसान जता पाओ या एहसान उसका जो है लौटा पाओ, क्योंकि वो जो ज़िंदगियाँ गुजर जाएगी आप उसकी ग़ुलामी कर लोगे, जूते घिस लोगे, जूते पोंछ के आप कर लोगे, उसके पाँव चूम लोगे, वो चीज़ नहीं जाएगी। क्योंकि जो बाप देता है ना वो नहीं जाता। हम मदर्स डे बनाते हैं, वालदा का दिन बनाते हैं, बाप का दिन जो है वो आता है लेकिन हमें पता नहीं होता। बाप का दिन आता है चला जाता है, थोड़ी बहुत कैंपेन्स चलती हैं टीवी पे फिर चली जाती हैं। बाप के दिन पे कोई ऐसा वो नहीं होता, बाप के दिन पे कोई बाप को अवार्ड नहीं मिलता, क्योंकि बाप मजदूर होता है ना, तो वो बेचारा लगा होता है बाहर, उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बाप आके बोल सके कि बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जताने का भी वक्त नहीं होता। माँ तो फिर भी बोल देती है, लाड प्यार शफकत कर देती है। बाप की मार में ही शफकत होती है कहीं ना कहीं। बाप चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे मिडिल क्लास हो, बाप बाप होता है वो।